सारे अपडेट आज आपको मिलने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से, सहारा के पक्ष में भी और सहारा के विपक्ष में भी। हमको तो लोग डिसाइड कर दिया है कि आप सहारा के अगेंस्ट में ही केवल वीडियो बनाते हैं और सहारा के पक्ष में आज तक कुछ नहीं बोले। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि सहारा के अगेंस्ट में ही हम बना रहे हैं तो सही है। हमको लगता है कि सहारा इंडिया ने गलत किया है इन्वेस्टरों के साथ, तो हमको ये चीज बताना चाहिए कि क्या क्या गलत किया है, कैसे गलत किया है। क्योंकि जो लोग आज ज्ञानदान के माध्यम से उनके जो बड़े अधिकारी हैं लोग जवाब दे रहे हैं या लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सहारा सही है, तो उनका ये जो 5 साल 6 साल से ये लोग ब्रांच में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के कर रहे थे, क्योंकि अब लोग नहीं बैठने दे रहा है ब्रांच में, ये स्थिति हो गया है मार्केट का। तो अब ये सोशल मीडिया का सहारा लेके लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं और कोई बात नहीं है। ये ब्रांच में बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि कितना भी लोग को समझाते समझाते ये इतना ना चरम सीमा ये पार कर चुके हैं कि लोग को बर्दाश्त से बाहर है। तो बचा सोशल मीडिया, वो भी कमेंट उसका ऑफ करके बैठ के बोलते हैं, तो इसमें कोई ये खराबी नहीं है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम ये भी जानकारी तो दे रहे हैं, देना लगा। अगर ये लोग ये भी जानकारी नहीं देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा। जैसे आप भुगतान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये चैनल भी बंद कर देते हैं तो पब्लिक क्या करेगी। तो अच्छा चीज है कि कुछ ना कुछ सही गलत अपना दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब रही बात कि हम इनका खिलाफत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बारे में इनका कहना है कि हम जानबूझ के सहारा को टारगेट कर रहे हैं, दूसरे कंपनियों के बारे में नहीं बताते हैं। तो दूसरे जो कंपनी है वो फ्रॉड कंपनी के बारे में हम क्यों बताएं। आप अपने आप को तुलना फ्रॉड से क्यों कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि सहारा ठीक है, जांच चल रहा है, SFIO रिपोर्ट देगा तब डिसाइड होगा कि सहारा ने फ्रॉड किया कि नहीं किया। ये अपना तुलना फिर कर रहे हैं कि जो कंपनियां पैसा लेके भाग गई उसके बारे में बताइए। अरे तो जो लेके भागी आपके तुलना में जितना आपके कंपनी में माना जाए, केवल सोसाइटी में भी 86,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है, विथ इंटरेस्ट अगर माना जाए तो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर है। तो उस तुलना में अगर कोई 10-20 करोड़ का स्कैम किया है तो वही मेरा काम बच गया है कि 10-20 करोड़ 200 500 1000 करोड़ का बात हम बताएं। हम कोई नेता हैं, हम कोई संगठन चलाते हैं कि हम जितने लोग दुनिया में ठगी के शिकार हुए हैं सबको हम जागरूक करेंगे। सहारा इंडिया में चूंकि हमारे द्वारा पैसा जमा करा दिया गया था, वो भी कुछ खास अपने लोगों का, ऐसा प्रेशर हम पे नहीं है कि लोग हमारे दरवाजे पे आके पैसा मांग रहे हैं। सब मेरे अपने आदमी हैं, मेरे घर का पैसा है, वही मेरे थ्रू जमा हुआ था। और मैक्सिमम एजेंट ऐसे हैं सहारा में जो अपना पैसा, अपने रिलेटिव का पैसा, अपने जानकार लोगों का पैसा ही सहारा में जमा कराए हैं, इसीलिए परेशानी ज्यादा है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर का आदमी या कोलकाता का आदमी आके बिहार में पैसा जमा करा के भाग गया है। सब लोकल लेवल के आदमी सहारा में काम करते थे, जिसका फायदा सहारा ने उठाया। आपका फेस आगे करके पैसा उठवा दिया आपके क्रेडिट पर। सहारा का क्रेडिट कभी नहीं था। जो एजेंट लोग किया वो इन्वेस्टरों ने करवाया। जैसे जैसे एजेंट बोलते हैं, इन्वेस्टरों को कोई मतलब नहीं था कि किस कंपनी में मेरा पैसा जमा हो रहा है। हम पैसा आपको दे रहे हैं, हम अगर एजेंट हैं तो हमारे माध्यम से सहारा में जमा होता था और वो भुगतान भी हमारा ही काम था। इसीलिए ज्यादा परेशानी है कि सब लोकल लोग हैं और अपने क्रेडिट पर सहारा में पैसा जमा कराए थे, क्योंकि 2010 तक कंपनी पे भरोसा था सबको कि अभी तक गड़बड़ नहीं की 30-32 साल में, तो आगे भी ये पैसा वापस कर देगी जिस हिसाब से इसका संपत्ति था। चाहे जो भी हो, अगर री इन्वेस्टमेंट भी होता था पहले सहारा कमर्शियल में चाहे फाइनेंशियल में, तो वो मर्जी से होता था इन्वेस्टर का। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ले जाके लोग आपके पॉकेट से पैसा निकाल के जमा करा देते थे। लोग इच्छा जाहिर करते थे कि हाँ हमारा सहारा अच्छी कंपनी है, हमारा जमा कर दीजिए, तभी जमा हुआ। 2010 के बाद जो ये सहारा से भी विवाद शुरू हुआ, और उस विवाद में छोटा सा प्रॉब्लम था कि OFCD का सेबी ने आदेश दिया आपको भुगतान करके फ्रेश मार्केट से पैसा उठा लेना था। दूसरे कंपनी में उठाते या सेबी का लाइसेंस या RBI से के थ्रू परमिशन लेके उठाते, लेकिन इन्होंने एक गलत रास्ता चुन लिया, कन्वर्जन का। ये चीज बताइए, जब कन्वर्जन हुआ QSOP में, तो QSOP का एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हुआ है इन्वेस्टरों का सहारा के पास। हम ये पूछना चाहते हैं, आप तो अपने आप कन्वर्जन कर दिए, बाद में बॉन्ड कलेक्ट करके गया, किसी में फॉर्म साइन है किसी में नहीं है।
तो यहाँ पे गलत साबित हुई कोर्ट में भी सहारा कि आप अपने पेमेंट को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट का प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। आप ऐसे बोल दीजिए कि कैश इधर से कलेक्ट हुआ सोसाइटी से और बॉन्ड धारकों को पेमेंट हो गया, तो ये मानने वाली बात नहीं है। कोर्ट ने डिक्लाइन किया, जिसके चलते इनको 25,000 करोड़ जमा करना था, जिसमें 16,000 जमा कर चुके हैं, जो कि ब्याज समेत 25,000 के आसपास हुआ है। उसी में से 5,000 करोड़ निकल के भुगतान के लिए दिया जाना है सेंट्रल रजिस्ट्रार को। तो सेंट्रल लोगों का कहना है कि ये सब तो कहानी हो गई। अब आ जाइए कि सेंट्रल रजिस्ट्रार में हम एक आरटीआई 17-18 तारीख को किए हैं, उसमें ये जो आप लोग जानना चाहते हैं वहीं 5-6 पॉइंट हम पूछे हैं। पहला चीज कि आप जल्द से जल्द बताइए डेट टाइम की कब तक आपका भुगतान करने का प्लान है। दूसरा, जो क्या कंप्लेन पहले से आपके पास भेजे हैं, ऐसा कुछ प्लान बन रहा है कि उन्हीं का केवल भुगतान होगा, जो कंप्लेन नहीं किए उनका नहीं होगा। क्योंकि आप जो सहारा एडवर्टीजमेंट निकाली थी कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से अपना पेमेंट ले, उसमें एक लाइन आप लोगों को ध्यान से पढ़ने का चीज है कि उसमें बोला गया है कि शिकायतों का निवारण करने के लिए सीआरसी को पैसा दिया गया है। इसका मतलब यही हुआ कि जितने लोग शिकायत किए हैं उसी का निवारण करेगी सीआरसी। अब वो शिकायत भेजा गया था सहारा में कि आप भुगतान कर दिए, वो बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर पाए हैं, ये लिस्ट है, ये 5,000 करोड़ में से ही आप दे दीजिए। तो अभी तक जहां तक आरटीआई और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मात्र 2,000-3,000 करोड़ का ही शिकायत सीआरसी में गया है। तो बाकी पैसा के लिए हो सकता है कि नया फ्रेश एप्लीकेशन सीआरसी मंगाए। अगर नहीं मंगाएगी तो फिर अंबार लग जाएगा कंप्लेन का सीआरसी के पास, क्योंकि जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है वो कंप्लेन नहीं किए मान लीजिए, तो क्या उनका भुगतान नहीं होना चाहिए? और ये भी हमने आरटीआई में पूछा है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट का केस डिस्पोज ऑफ हो गया तो सीआरसी ने क्या प्रोसीडिंग स्टार्ट किया सहारा के चारों सोसाइटियों के अगेंस्ट, जो कि नॉन पेमेंट का है। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जितना लोगों का मैच्योरिटी आज तक पूरा हो गया है, जिसकी देनदारी खड़ी हो गई है सहारा सोसाइटियों की, और उसका भुगतान नहीं कर रही है सहारा, तो सीआरसी का क्या फर्ज है, क्या उसका राइट है और क्या उसका अधिकार है कि क्या इसको पेमेंट नहीं करवाए तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग शुरू करे और पैसा 5,000 की तरह 25,000 करोड़ ले सुप्रीम कोर्ट के में आइए लगा के फिर से और सबका भुगतान कराए। तो ये आरटीआई में जानना जरूरी था कि काफी डिले हो रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसमें हमने बैलेंस शीट भी मांगा है, लेटेस्ट ऑडिटेड 4 साल का चारों कंपनियों का लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने आरटीआई में मांगा है। देखिए देती है कि नहीं देती है, क्योंकि जो कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड हैं उनका तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट में 100 रुपया चार्ज लगता है, आप जब तक का उनका ऑडिटेड फाइल है आप डाउनलोड करके देख सकते। लेकिन जो सोसाइटीज हैं ये ऑफलाइन सबमिट करती है सोसाइटी में, तो हम आरटीआई के माध्यम से मांगे हैं कि आप लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस चारों सोसाइटियों का दीजिए कि इसका फाइनेंशियल पोजीशन भी एक बार पता चले और लोगों को हम बता सके कि क्या पोजीशन है ऑन पेपर। तो ये दोनों बात था। तीसरा चीज है कि जो 23 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में एसएफआईओ वाला मैटर, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इस दोनों का मामला लिस्ट हुआ है। 11 को हुआ, 16 को हुआ, फिर 23 को हुआ। 11-16 में कपिल सिब्बल जी एडवोकेट नहीं थे, 16 वाला में आए हैं, इनका एंट्री हुआ, 11 वाला में नहीं थे, और 16 वाला में आके बोला गया है कि कुछ टाइम दीजिए, तो 23 को दिया गया है। अब ये मामला देखने वाला है कि कपिल सिब्बल को क्यों लाया गया, क्या ये मामला इतना बड़ा था या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सहारा प्रभावित हो सकती थी कि बड़े एडवोकेट के द्वारा हियरिंग करा रही है। क्योंकि आप लोग जानिए सोसाइटी जितनी है वो पैसा कलेक्शन करने के लिए सहारा ने बनाया है और इन्वेस्टमेंट किया है, ले जाके एमबी वैली में करे, कमर्शियल में करे, फाइनेंशियल में करे, या आपका इसका है एक 2-3 और कंपनियां जिसका जांच एसएफआईओ कर रही है, 9 कंपनी, यही मुख्य कंपनियां जिसमें संपत्ति एसेट्स है। और इसका आप रिलेटेड कंपनी आप देखिएगा जिसमें इसका पैसा गया है छोटी छोटी, जो कि 530 कंपनियों का जिक्र हुआ था मीडिया में, तो वहां इन्होंने पैसा भेजा है। तो उस सबको अभी साइड रखिए जहां वो पैसा भेजी है। पहले की जो इन्वेस्टमेंट करके जहां पे लगाया गया पैसा, उस 9 कंपनियों की बात हो रही है और मैक्सिमम संपत्ति इसी कंपनियों में है। सोसाइटियों का पैसा या शेयर का लेन देन किया गया है इन कंपनियों से।
तो क्या इतना बड़ा मामला है कमर्शियल का और ये सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का कि कपिल सिब्बल को खड़ा करना पड़ा 23 तारीख को? तो ये देखने वाली बात है। इसका थोड़ा सा कहानी आप लोग जान लीजिए कि क्या था ये मामला। पहला था कि एसएफआईओ जो मुंबई के आरओसी के यहाँ कंप्लेन हुआ कि ये कंपनी रिपेमेंट में डिले कर रही है, इसका जांच किया गया है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आरओसी ने अपना सर्च किया, उसमें बोला कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का जांच का आदेश दिया गया, और उसमें ये फिर चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में। वहाँ के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वहाँ पे इन्होंने बोला कि सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म और सोसाइटी ये दोनों एमसीए के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें एसएफआईओ जांच नहीं कर पाएगी। लेकिन वहाँ पे ये यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट का दलील ये दिया गया कि जो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म है उसके पार्टनर हैं क्यूसॉप, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, तीनों पार्टनर हैं सहारा इंडिया में। और जो सहारा इंडिया के और इंडिविजुअल पार्टनर जैसे सुब्रत राय सहारा हो गए, वो पार्टनर हैं, वो कॉमन डायरेक्टर हो गए इस सब में, सहारा इंडिया कमर्शियल में और इस सब में। इसलिए इसका जांच होना चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच ने ये बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जांच होने देना चाहिए। तो फिर इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये बोला गया कि तो लखनऊ हाई कोर्ट में केस हार चुकी है, बोला गया कि जांच कर सकती है। तो ये इनका दलील यहाँ था कि वहाँ सहारा इंडिया कंप्लेन की थी लखनऊ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और सोसाइटी गई थी। यहाँ पे कौन आई है? सहारा कमर्शियल और सहारा हाउसिंग। तो इसलिए ये जो आपका पिटीशन है ये मेंटेनेबल है कि मतलब मेरा सुनिए आप फिर से कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को साइड रखिए और मेरा बात सुनिए। और स्वप्ना राय का एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही लगाया गया था, जिसको विड्रॉ कर ली सहारा कि नहीं हमको नहीं इसमें रिलीफ चाहिए। तो जो अपना ये 2 साल 3 साल केस लड़ती है, जब देखती है कि उल्टा डिसीजन आने वाला है, क्योंकि इसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे इसके फेवर में कोई कोर्ट डिसीजन दे दे, लाख प्रयास के बाद भी डिसीजन इसके पक्ष में नहीं आता है, तो लास्ट में इसको लगता है कि अब अपना मामला ही उठा लो। तो क्या 23 वाला मामला इस तरह से फंस गया है या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिससे कि कपिल सिब्बल को इसमें लाया गया है? जानने वाली बात है 23 को। ये हो गई बात। ये तीसरा है कि कमर्शियल का हम एक कंप्लेन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, इन्वेस्टर कंप्लेन फॉर्म एक होता है, क्योंकि 2015 में ही मेरा जमा किया हुआ ये पैसा पूरा हो गया था। 18,000 9,000 जमा किया गया था डबल में 7 में, तो 15 में पूरा हो गया और उसका 8 साल मैच्योरिटी पूरा हो के बीत चुका है। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि अगर मैच्योरिटी अमाउंट 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 125 के अंतर्गत उसको इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में उसको पैसा जमा कर देना है सरकार के पास, और जब आपका क्लेम आएगा तो फिर उधर से पैसा लेके वापस किया जाएगा। पैसा जाएगा कहीं नहीं, लेकिन कंपनी को नहीं रखना है। अगर आप किसी से जमा लेते हैं, अच्छा बैंक में भी आप पैसा 10 साल तक छोड़ देते हैं, 10 लाख रुपए आप सेविंग में है या कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, कोई आपका आता पता नहीं है, तो वो पैसा आरबीआई अपने पास मंगा लेती है कि 10 साल तक कोई पैसा अगर क्लेम नहीं किया गया तो आप भेज दीजिए हमको। हाँ, जब पार्टी आएगा तो उसको फिर से हमसे आप लेके उसको दे दीजिएगा। आपको कोई राइट नहीं है पैसा रखने का, चाहे वो बैंक हो चाहे कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट में 7 साल तक कोई अगर फिक्स डिपॉजिट क्लेम नहीं होता है तो उसका फंड भेज देना रहता है उस फंड में, सरकारी फंड में। तो वो इस ऑर्डर में जो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का ऑर्डर था सेबी के थ्रू, क्योंकि सहारा इंडिया कमर्शियल भी फंसी हुई थी सेबी वाले चक्कर में। रियल एस्टेट और हाउसिंग के जांच के दौरान कमर्शियल पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि इसका जो वेबसीडी 14,000 करोड़ का है, ये भी इसको वापस करना है, जिसका फाइनल ऑर्डर 31 अक्टूबर 2018 को दी सेबी, 54 पेज का। उसमें लिखा हुआ है कि 2017 तक मात्र ये दिखा रहे हैं कि मेरा 18 करोड़ रुपया ही आउटस्टैंडिंग है, बाकी हम कमर्शियल का पेमेंट कर दिए। लेकिन ये प्रूफ नहीं दे पाए हमेशा की तरह, क्योंकि उस समय भी अपना इधर का उधर हुआ होगा, चाहे वो मर्जी से हुआ हो इन्वेस्टरों का या ये अपने मन से किए हों। लेकिन हम रियलिटी यही है कि ज़्यादा बॉन्ड कमर्शियल का मार्केट में नहीं है। जो 18 करोड़ का इनका फिगर है वो सही हो सकता है, लेकिन सेबी का है कि आप प्रूफ जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम 14,000 करोड़ मानेंगे कि आप वापस नहीं किए, जिसके अगेंस्ट में ये सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई हुई है। और उसका भी 14 फरवरी 2023 को सुनवाई खत्म हो गया है ट्रिब्यूनल का। तो देखिए ट्रिब्यूनल क्या आदेश देती है। आदेश का कॉपी हमको नहीं मिला या नहीं आया है अभी तक।
ये 14 फरवरी को जो आदेश आया है साइट पर, उसमें लिखा गया कि जो हियरिंग है वो समाप्त किया गया और ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। तो आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है कि क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल राहत देती है कमर्शियल कॉरपोरेशन को कि हाँ आप 14,000 करोड़ रुपया नहीं जमा कीजिए, आप भुगतान कर चुके हैं, केवल 18 करोड़ बाकी है, यहीं आप दे दीजिए। अब यहाँ देखिए कि हम लोग बॉन्ड लेके घूम रहे हैं, ब्रांच में पता किए, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कमर्शियल का किस तरह से डिमांड होगा, या डिमांड कराया हुआ है तो पेमेंट आएगा तो कैसे भुगतान हुआ। यही बात हम ज्ञानदानी लोगों से पूछ दिए कि सोसाइटी का पेमेंट तो करेगी सेंट्रल रजिस्ट्रार, वो भी जो लोग कंप्लेन किए हैं उनका, अदर देन जो कंप्लेन किए हैं उनका कैसे होगा, तो इनको मिर्ची लग जा रही है। अब कमर्शियल वाला ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये बोले कि लोग आ नहीं पा रहे हैं पैसा लेने हमारे पास, 18 करोड़ पैसा तो रखा हुआ है, टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं, और हम अपने फील्ड कार्यकर्ताओं को बोले हैं कि आप खोज के लाइए सहारा इंडिया कमर्शियल का बॉन्ड। ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आदेश दिए, अरे भाई आप एक ऑनलाइन पोर्टल दे दो, आप मेल पे मंगा लो, कि जिसके पास है आप न्यूज़पेपर में दो। तो ये बोल दिए हैं भरवाली एजेंट लोगों को कि आप खोज के लाइए कमर्शियल का बॉन्ड। ऐसा हो सकता है क्या? आपको पैसा देना रहेगा तब पेपर में एडवर्टीजमेंट काहे नहीं निकाले? आप ऑनलाइन पोर्टल क्यों नहीं दिए? आप ब्रांच को इंस्ट्रक्शन मेल काहे नहीं दिए? पब्लिक को कैसे पता चला कि आप ये मंगा रहे हैं? हमारे पास 2 बॉन्ड है, कहाँ क्लेम करें हम? तो कुछ नहीं करके तो हमने देखा कि तो 7 साल से ज्यादा का मैच्योरिटी पूरा हो चुका है। तो हमने कल एक इन्वेस्टर क्लेम कर दिया। इसमें एमसीए का एक फॉर्म होता है जो कि हम अभी राय नहीं देंगे कि आप लोग करिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसमें क्या अपडेट आता है। हमने कंप्लेन कर दिया, इसका स्टेटस अभी दिखा रहा है कि अंडर एग्जामिनेशन। एक फॉर्म है, फाइल करिएगा एमसीए के साइट पर, तुरंत मेल और मैसेज आता है जिसमें अटैचमेंट लगा के हम बोलते हैं कि मेरा मैच्योरिटी 2015 में पूरा हो गया था, तो मैच्योरिटी से लेकर आज तक का भी 15% ब्याज दे और जल्द से जल्द भुगतान करे, ये मेरा मेल आईडी है और ये मेरा मोबाइल नंबर है, हमसे कंपनी संपर्क करे। इतना चीज लेके एमसीए को हम भेज दिए हैं, एमसीए भेज देगा कंपनी को, और कंपनी उसको देखिए कैसे अप्रोच करती है हमको पेमेंट करने के लिए या नहीं करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग किए भी हैं, दिखाया जा रहा है इस ऑर्डर में कि 26 कंप्लेन किया गया था, जिसमें कंपनी का कहना था कि 18 को हम दे दिए पैसा और 8 का हम अंडर प्रोसेस हैं, दे देंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई कंप्लेन इस रास्ते से करता है तो वो रिकॉर्डेड है और वो एमसीए के पास जाएगा, तो इनको कहीं ना कहीं जवाबदेही देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफलाइन में कंप्लेन भेज रहे हैं, उसको ये कूड़ादान में डाल देती है, कोई उसका ट्रैक नहीं है, कोई उसका रिसीविंग नहीं है, ना ब्रांच देती है ना सहारा देती है। तो लास्ट में यही रास्ता है कि जितनी कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से इनकी रेगुलेट हो रही हैं, उसका यही इन्वेस्टर कंप्लेन फॉर्म सबसे भरवा दिया जाए। तो पहले एक का रिजल्ट आ जाने दीजिए, तो फिर उसी रास्ते पर हम रियल एस्टेट, हाउसिंग और क्यू शॉप, क्यू गोल्ड मार्ट, ये जितनी कंपनियां हैं सबका हम गाइडलाइन करके सिखा देंगे सबको इंडिविजुअली, और जितना हो सकेगा हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों का कंप्लेन करा दे। कोई चार्जेज इसमें सरकारी नहीं है, एक फॉर्म भर देना है, अटैचमेंट लगा देना है और उसका मेल आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा और उस आरओसी में ये चला जाता है कंप्लेन, अगर ये फॉर्म आप भरते हैं तो, और कंप्लेन नंबर मिल जाता है। लेकिन अभी कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-4-10 दिन में जैसा रिपोर्ट रहेगा बताएंगे। और जो आरटीआई हमने किए हैं सीआरसी में, उसमें फाइनेंशियल का आता है वो भी बताएंगे। ये भी हमने पूछा है आरटीआई में सीआरसी से कि क्या एसएफआईओ ने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया है, और किया है तो वो बताइए कि किया है कि नहीं किया, कोई रिपोर्टेड है कि सोसाइटियों में कुछ गबन हुआ पैसा का। तो जो चीज आप पूछना चाह रहे थे, कब भुगतान होगा, मैच्योरिटी के बाद का इंटरेस्ट आप देंगे कि नहीं देंगे, ये भी हमने पूछा है। 7 पॉइंट है, आप लोग को हम दिखा देते हैं कि क्या हमने आरटीआई में पूछा है। कि बहुत लोग का सवाल है कि मैच्योरिटी 4 साल पहले पूरा हो गया और सहारा घुमा रही है और केवल मैच्योरिटी का भुगतान करेगी, तो ये तो अन्याय है। आपको मैच्योरिटी के बाद मिनिमम बैंक का एफडी का इंटरेस्ट देना चाहिए, नहीं आप 15% दीजिए, 7% दीजिए, 6% दीजिए, लेकिन मैच्योरिटी से आज तक का भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नहीं तो सहारा क्यों देख करेगी आज भुगतान? जब मैच्योरिटी अमाउंट उसको करना है तो 2030 में जाके क्यों नहीं करेगी? 8 साल और खींचेगी। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए ये जरूरी है कि जितना डिले हो रहा है उसका फाइन पेनल्टी सहारा से वसूला जाए। नहीं तो इसका तो और अच्छा दिन आ जाएगा कि जितना डिले होगा तो मैच्योरिटी जो लिखा गया है फिक्स हो गया है, उतना ही देना पड़ेगा। आज दे तो हम चाहे 2040 में दे तो इस चीज को रोकने के लिए भी मैच्योरिटी के बाद का इंटरेस्ट देना चाहिए सीआरसी को, सेबी को, चाहे एमसीए को। ये रही बात। अब दूसरा चीज, जो लोग जनरल
एजेंट हैं जो कमाई नहीं किए, इनके यहाँ मजदूरी किए, 90% लोग ऐसे हैं, उनके बिहाफ में हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग यूनियन काहे नहीं बनाते हैं, और यूनियन बना के और इससे जब तक लड़िएगा नहीं तब तक ये भुगतान नहीं देगी। जब तक सीधे मन से इस 10% लोगों को पैसा ऊपर से मिलते रहेगा, सैलरी हो चाहे कमीशन हो, ये लोग आपको भटकाने की कोशिश करते रहेंगे। ये जान रहे हैं कि आप आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूनियन बनाइए और अपना पीएफ, अपना टीडीएस, अपना कमीशन और अपने इन्वेस्टरों को पेमेंट के लिए आप लोग एक होके और इसके खिलाफ बोलिएगा तभी भुगतान होगा। साथ रहिएगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्रांच मैनेजर भी एजेंट हैं, आरएम भी एजेंट हैं, ऊपर का ये जो सिस्टम है ना, सबका अपना अपना पार्टी है, क्योंकि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उन्हीं का भुगतान होना है। ये सहारा भी बोलिए कि केवल जो कंप्लेनेंट है उसका निस्तारण सीआरसी करेगी। तो जब कंप्लेन आप लोग नहीं करिएगा तो कैसे भुगतान होगा? और ऐसा नहीं है कि सहारा के साथ आप हैं तो आपका भुगतान अलग से कर दे रही है कि हाँ आप गुड फेथ में हैं, हमारे गुड बुक में आपका नाम है, तो आपका, तो जब नहीं कर रही तो खिलाफत क्यों नहीं करेंगे? आपको भी पता है कि 100% लोगों का पेमेंट नहीं हो पाएगा जो इसके पास संपत्ति है। अब चाहे इंटरेस्ट में कम किया जाए और चाहे आदमी में घटाया जाए कि 1 लाख करोड़ में 50,000 करोड़ का ही लोग क्लेम कर पाएंगे, जो जागरूक हैं उनका भुगतान करके मामला रफा दफा हो जाएगा, या प्रपोर्शनेट किया जाएगा। तो वैसा परिस्थिति बनते हुए नहीं दिख रही है। अगर लिक्विडेशन होता कंपनी का तो होता कि हाँ, जो अगर 1 लाख करोड़ की संपत्ति है और 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी है तो सबको 50% बांट दीजिए। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उनका 100% मिल जाएगा और जो सोए हुए हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको क्या बुला के सहारा देगी? जो एजेंट हैं, चाहे जो ब्रांच मैनेजर, चाहे जो आरएम, सबका अपना अपना पैसा है। तो अगर सहारा से के माध्यम से पैसा आएगा, पहले वो अपना निकलवाएंगे कि आपका निकलवाएंगे? पैसा का मामला है। पैसा का मामले में बहुत अच्छे अच्छे लोग को हम देखे हैं कि वो कितना जल्दी बदल जाते हैं। तो खैर, आप लोग यूनियन बनाने की कोशिश कीजिए और तब इससे लड़िए कि यूनियन का आदेश लेके भी आपको कोई स्कीम नया भी लाना है तो लाना है, कोई सोसाइटी भी नया बनाना है तो बनाना है, या आपका ई स्कूटर वाला भी करना है तो सोसाइटी के सवालों का जवाब आप दीजिए, यूनियन के सवालों का जवाब दीजिए, तब हम लोग काम करेंगे। ऐसे आपके बहकावे में नहीं आएंगे, तब ये डरेगी कंपनी। कल होके ये उंगली नहीं उठाएंगे आप कौन होते हैं बोलने वाले। अरे पैसा जम लिए आप एजेंट के थ्रू, आप एजेंटे को साइड कर दिए हैं अभी, और ऊपरी लोग 10% लोग हैं जिनको माल मिल रहा है, वो लोग बलगला रहे हैं बैठ के। मेन मैनेजमेंट वो भी नहीं है जो बोल रहे हैं आके आप ज्ञान दान पर। मेन मैनेजमेंट कहीं से उनको नहीं मानिए आप लोग। मेन मैनेजमेंट वो हैं जो कि लाइजनिंग कर रहे हैं, अभी जमीन साइड कर रहे हैं, उसका एसेट संपत्ति बेच रहे हैं। जो गाड़ी बिक्री है सहारा इंडिया के नाम पर, चाहे किसी आरएम के नाम पर, चाहे किसी, वो बिकेगा तो क्या कोई रोकने आएगा डीटीओ से कि नहीं सहारा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये गाड़ी नहीं बिकेगी? तो ये सोचने वाली बात है। एम्बार्गो है ग्रुप पर, लेकिन एम्बार्गो के अलावा ही बहुत सारा रास्ता है जिससे सहारा अपना ठिकाना लगा रही है संपत्ति। नहीं तो डीएम लोगों को बीच में आके क्यों रोकना पड़ा हरिद्वार का? पटना का जमीन कहाँ गया? बनारस वाला जमीन लाइनअप में है, ये पता कीजिएगा आप लोग सेल होने के। तो जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, और हम एक आरटीआई अभी सेबी में भी करने वाले हैं कि इनकी जो 530 कंपनियों का लिस्ट आपके पास है कि नहीं है, और आप जो एम्बार्गो का या रजिस्ट्रार का या डीटीओ में जो भी संपत्ति इनका बेचने से रोके हुए हैं या जो बिक रहा है वो सहारा सेबी में अगर जा रहा है पैसा तो अच्छी बात है। जो उसके अलावा आप अगर बिका इस 530 कंपनियों में, क्या टोटल पैसा सहारा सेबी अकाउंट में गया कि नहीं गया, इसका इंफॉर्मेशन सेबी को है कि नहीं है? स्टार होटल जो न्यूयॉर्क का था 3500 करोड़ का, वो बिका तो उसका कंसिडरेशन कहाँ गया? ये सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में पूछ चुकी है कि बताइए, जिसका जवाब हमको नहीं मिला है अभी तक। न्यूयॉर्क का होटल जो 3500 करोड़ में बिका उसका कंसिडरेशन से क्या की, एक ऑर्डर में लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कि वो बताए सहारा। बहुत ऐसा ऑर्डर है। कुछ मामले में बोली सहारा बता चुकी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, इसके लिए हम अपना संपत्ति बेच के और पैसा सहारा सेबी में नहीं जमा करके हम अपना ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए। एक ऑर्डर में ये भी है कि हम संपत्ति बेचे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसा बन गया था 2014 में कि हमने उस पैसा को सहारा सेबी में नहीं जमा करा के और उसको हम अपने रीजनल ऑफिस और भुगतान के लिए यूज कर लिए। तो क्या की सरकार, क्या की कोर्ट उसके अगेंस्ट में? तो कोर्ट ने बहुत छूट भी दिया है सहारा को। इनका कहना है कि न्यायिक व्यवस्था ही हमारे खिलाफ चल रहा है।
आपके खिलाफ नहीं है। आप पे जितना न्यायिक व्यवस्था में खर्चा हो रहा है सहारा का केस डील करने में, चाहे सीआरसी हो, चाहे सेबी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये देश के पब्लिक का, आम पब्लिक का जो टैक्स का पैसा, इससे इस सब लोगों का सैलरी जाता है। और एक तरफ आप पैसा भी उठा लिए, दूसरे तरफ उसको निकलवाने के लिए पब्लिक के ही टैक्स के पैसे से आप लड़ रहे हैं। जो आप सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी खर्चा हो रहा है तो पब्लिक के पैसे से ये लोग लड़ रहे हैं, सरकारी वकील हो चाहे कोई हो। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था खेहर साहब वाला में कि पूरा समर वेकेशन और लमसम 81 दिन सुप्रीम कोर्ट का आपने लिया है सुनवाई में पहले ही। अब बताइए कि इतना खर्चा होता है एक सुप्रीम कोर्ट को चलाने में एक दिन में, और ये 81 दिन सहारा पे ही खर्चा हुआ है। इसका बियर कौन करेगा? आप तो बोल रहे हैं कि सब हमारे खिलाफ हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि पब्लिक का पैसा हम बर्बाद करा रहे हैं। एक तो उठा लिए और लौटाने में कोर्ट कोर्ट घुमा रहे हैं। तो इस सब सवालों का जवाब ज्ञानदान मंच से आप लोगों को देना चाहिए। फ्रस्ट्रेट मत होइए, आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, लेकिन जनरल जो एजेंट है उनकी परेशानी समझें और मैनेजमेंट के खिलाफ खड़ा हो ताकि वो भुगतान करे। या जब तक नहीं खड़ा होइएगा तब तक भुगतान ये नहीं करेगी। और एजेंट जब खड़ा हो जाएंगे इसके खिलाफ में, अभी एजेंट ही पैसा नहीं ले रहे हैं, नहीं जमा करा रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इसका हाथ पैर नहीं चला रहा है। 90% एजेंट छोड़ दिए हैं कि जब तक आप भुगतान नहीं करिएगा हम नहीं काम करेंगे। यही होना चाहिए। और आप एक यूनियन आप लोग बनाने का प्लान कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूनियन वाला बनाना चाहिए कि, क्योंकि हम इस चक्कर में नहीं आते, किसी संगठन, किसी सोसाइटी और किसी ये आपका आंदोलन से हम नहीं जुड़े हैं। जानते हैं कि ढेर जोगी होंगे तो मठ का उजाड़ हो जाएगा। लेकिन आपस में आप लोग यूनियन बना लीजिए, उसमें हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। और यूनियन बना के आप इसको हिदायत दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमको अपडेट दीजिए, पेमेंट कैसे होगा, मंथली अपडेट दीजिए। ये यूट्यूब पर आके अनधिकारिक बात करने से नहीं होगा।